जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं गुलाम नबी फारूकी जी, जो राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं। मैं इनसे कुछ चीज़ के बारे में जानना चाहता हूं कि जिस तरह से राज ठाकरे ने मुसलमानों के लिए पर्सनली एक कौम को टारगेट करना आज के वक्त में हर एक के लिए आसान हो चुका है। इसी मुद्दे पे मैं इनसे बात करने के लिए कि जो मस्जिद की ऊपर जो भोंगे या माइक जो लगा हुआ है, स्पीकर जो लगे हुए हैं, उससे लोगों को तकलीफ होती है। और वो कह रहे हैं कि उसके सामने जो है, हम अगर आपने नहीं हटाए तो हम वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और लोगों को, जो कार्यकर्ताओं के साथ में हो सकता है कुछ दंगा हो सके। उसी बेसिस पे मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह से राज ठाकरे जी ने ये चीज़ को कहा है कि मस्जिद से ये लाउड स्पीकर को हटाया जाए, इतने सालों से उन्होंने कभी भी इसकी याद उनको क्यों नहीं आई? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान आज एक पारस पत्थर बन गए हैं और सभी लोग ना सोचते हैं कि उसके ऊपर अपनी रोटियां सेके। मतलब मुसलमान को टच कर दो, मुसलमान को गालियां दे दो, मुसलमान के लिए उल्टा सीधा बोलो और आपको पूरे भारतवर्ष में आपका नाम हो जाएगा। मतलब अपने आप को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा वे ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो अपना एजेंडा चालू किया है, आरएसएस का एजेंडा है पोलराइजेशन करने का। और कुछ दिन पहले यही राज ठाकरे साहब हैं जो उनका बहुत फेमस डायलॉग है, लावा रे, जो स्क्रीन पे मोदी जी के बारे में पानी पी पी के गालियां देते थे। आज उनका शायद धर्म परिवर्तन हो गया एक ईडी के नोटिस से। तो अभी राज ठाकरे साहब को मैं क्या बोलूं, लेकिन राज ठाकरे साहब के जो वर्कर लोग हैं, जो मनसे में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आह्वान करना चाहता हूं या फ्री में उनको एक ये देना चाहता हूं कि भाई ऐसा है कि ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाएंगे, आप जब ऐसा जाओगे तो केस आपके ऊपर होएगा और आप आकर ना ये जो केसेस हैं उसके पचड़े में आप फंसोगे। हिंदू मुसलमान करके किसी का भला नहीं होगा, देश का भी भला नहीं होगा। और अगर आप इतना राज ठाकरे साहब को मानते हो तो बोलो अपने बेटे को आगे करो और उनको बेटे को लेकर आप आओ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। कहीं ना गरीब मारा जाता है और ये नेता लोग ना रोटियां सेकते हैं। अच्छा, अभी मेरा एक आपसे और सवाल है कि हाल ही में जिस तरह से राज ठाकरे ने अपने बयान को जारी किया, उसी बीच में गृह निर्माण मंत्री हमारे जो हैं, इन्होंने भी अपनी एक बयान को जारी किया कि मस्जिद और मदरसे में जांच की जाए, देखा जाए, अगर एक दाढ़ी बनाने वाला अगर वस्तुरा भी निकल जाए तो वो अपनी राजनीति को त्याग देंगे। तो जो वो उनका चैलेंज है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कहीं, या तो ऐसा तो नहीं कि वो मुसलमानों के सपोर्ट पे रहते हैं इसके लिए वो ऐसा कह रहे हैं। बात सपोर्ट की नहीं है, जो मदरसे की बात कर रहे हैं। आज वो मदरसे के अंदर आवाज साहब ने बोला कि भाई, खासकर उन्होंने बोला शायद मुमरा को टारगेट किया गया। तो 24 घंटे में जब भी टाइम है आप आकर वो मदरसे में जाके देख लो। और यहाँ की पुलिस वैसी जागरूक है, पुलिस थोड़ी ना हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठी है या ऐसा कुछ है। तो राज ठाकरे साहब खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं ना कि वहाँ एक दाढ़ी बनाने का अस्तुरा मिलता है क्या। अगर वो मिलता है तो रावत साहब ने बोला मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात एक कैबिनेट मंत्री और क्या कहेगा। मेरा एक और सवाल आपसे कि राज ठाकरे साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर में उनका एक नाम है, आज मैं समझता हूँ कि उनकी इस हरकतों की वजह से जो उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे मीरा भाईंदर में एक जागरूक जागरूक कार्यकर्ता जो राणे जी हैं, मैं ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, इनके काम की मैं काफ़ी सराहना भी करता हूँ। पर जब उनका अध्यक्ष अगर ऐसी बात कर रहा है तो मुझे ये नहीं लगता कि शायद जनता इन्हें चुनेगी या जनता इनको चांस देगी, क्योंकि अगर अध्यक्ष ऐसा कर रहा है तो उससे इनकी छवि खराब होगी, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है। देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूना के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मन से छोड़ दी जब से ये बयान आया। अभी अभी कल की बात है, जोगेश्वरी के अंदर उनका एक वाइस प्रेसिडेंट है, 700 कार्यकर्ताओं के साथ में मन से छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल को चोट लगी है पोलराइजेशन के चक्कर में और बहुत सारे कार्यकर्ता मनसे को छोड़ रहे। देखो, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं एक नागरिक होने की वजह से हर एक इंसान ये चाहेगा। अभी देखो महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार चल रही है, कोई दंगा नहीं हुआ, तो ये लोग दंगा कराने की कोशिश। दंगे में कौन मरता है? गरीब इंसान मरता है। अभी कोई बात नहीं करता एजुकेशन पे, यहाँ नौकरियां नहीं है उसकी कोई बात नहीं करता। पेट्रोल का प्राइस हर दिन बढ़ते जा रहा है, आज एक हफ्ते 10 दिन से जब से इलेक्शन खत्म हुआ हर दिन बढ़ता है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात किस पे होगी?
अजान पे, बात किस पे होगी कब्रिस्तान के ऊपर, बात किस पे होगी मुसलमानों को लेकर। बट ये पोलराइजेशन कब तक चलेगा? इसको बंद करना चाहिए। और हम सभी राजनेताओं को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारा देश आगे कैसा बढ़ेगा। हमारे शहर की बात करो तो हमारे शहर में जो करप्शन है वो खत्म कैसा होगा, यहाँ का डेवलपमेंट कैसा होगा। अच्छा, मैं एक रोक करके एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर में आपके कंधे से कंधे मिला करके मुझे जहाँ तक पता है कि अन्नू पाटिल जी जो रहती हैं आपके ज़्यादातर साथ में, तो वो एक गैर मज़हब की हैं। अगर आप उनके साथ में रहते हैं तो कहीं ऐसा उनको कुछ फ़ील तो नहीं होता है कि मैं एक मुसलमान के साथ हूँ, या आपको ऐसा तो फ़ील नहीं होता कि मैं इनके साथ में हूँ जिससे कि मतभेद पैदा हो? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? देखिए, ये जहर ना लोगों ने जो घोरा है वो हर एक इंसान को असर नहीं करता है। आज हमारे साथ में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, हम साथ में बिजनेस करते हैं, और बहुत सारे हिंदू भाई लोग हमें बुलाते हैं, इवन गणपति के अंदर हमारा स्वागत करते हैं वहाँ पे बुला के। तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर जात धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। यही तो फूलों का गुलदस्ता है। और जब अनुताई पाटिल की बात कर रहे हो तो वो हमारी बहन है, और मैं दिल से बहन मानता हूँ, वो मुझे भाई मानती हैं, और हम भाई बहन में बहुत प्यार है, और हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ये थी एकता का जो पैगाम यहाँ से मुझे समझ में आता है कि हिंदुस्तान के अंदर में ही नहीं, बल्कि ये मिसाल बाहर के मुल्क भी हमें देते हैं कि हिंदुस्तान में हर एक मज़हब के लोग एक साथ में मिल करके रहते हैं। अगर आप ये तिरंगा देख रहे होंगे तो इस तिरंगे के रंग को जो है किसी एक मज़हब से नहीं ढाला गया है, बल्कि कई मज़हब के इसमें रंग दर्शाते हैं। वैसे इस रंग के ऊपर में बहुत सारी दास्तान है, उस चीज़ पे मैं बयान नहीं करना चाहता। बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि जो इस वक्त में चल रहा है राज ठाकरे साहब के लिए ये चीज़ तो शोभा नहीं देती। हाँ, उन्होंने जो टोल का मुद्दा उठाया था वो बहुत अच्छा था, पर वो कहीं न कहीं वो पूरा सक्सेस नहीं हुआ। उनके मुद्दे उठाने के बाद में 20-20 रुपया, 30-30 रुपया टोल बढ़ गया। अब पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा काम किया उसके लिए। इसी के साथ में इनके जो सवाल थे आप लोगों को किस तरह के लगे, आप मुझे जवाब दीजिए, कमेंट करके अपनी राय मुझे बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।